नमस्कार साथियों, लगातार 3 दिन से मैं आपके बीच अपने निजी व्यस्तताओं के कारण नहीं आ सका। चूँकि मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक प्रिंसिपल और चिकित्सक के साथ साथ एक स्टेज एंकर भी हूँ और मैं अपनी सेवाएं विभिन्न विज्ञापन चैनलों में भी देता हूँ। तो 2 दिनों से मेरी आवाज़ किसी और के लिए माइक्रोफोन के जरिए थी और मैं दूर रहा, लेकिन आज मैं अपने निर्धारित वादे के अनुसार आपके बीच हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको बता सकता हूँ कि आज अपने क्लिनिक पर बैठकर अपने रोगियों से निपटकर सीधे आप कर रहा हूँ। आमतौर से हमारे बस्ती ज़िले में रोगियों को देखने का जो ओपीडी का समय निश्चित किया गया है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, लेकिन चूँकि हम लोग क्लिनिक आते हैं तो उसके बाद बैठना स्वाभाविक है कि धूप में वापस नहीं जाया जाता है। तो मैंने सोचा कि रात में क्लास जब घर पहुंचूंगा तो विलम्ब हो जाएगा और फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। लिहाजा मैंने अपने इस समय का उपयोग अपने क्लिनिक आवर में और क्लिनिक पर बैठ करके आपसे किया है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं क्लिनिक मेरी है भी कि नहीं है। तो देखिए, मेरे पीछे मैटी की फ़ोटो लगी है। ये दवा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की ड्रग्स की शीशी हैं। ये मेरी मेज की पुस्तकें हैं। ये मेरा टेबल है छोटा सा। ये मेरा चैम्बर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इलेक्ट्रोहोपैथी की हमारी ये डिस्पेंसरी, ये मेडिसिन की डिस्पेंसरी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं आज स्किन। एक आम तौर से बदलते हुए मौसम में त्वचा के संबंधी रोग बहुत होते हैं। ठीक उसी तरीके जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में डायरिया और डिसेंट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, तो जहाँ स्किन डिजीज़ की बात है, स्किन डिजीज़ को बताने के पूर्व पहले हमको स्किन की कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। स्किन को कुटेनियस भी कहते हैं और शरीर के स्किन का आवरण 2 होगा, एक बाहरी आवरण, एक अंदर का आवरण। अंदर का आवरण का मतलब कि हमारी स्किन की 2 परतें होती हैं। ये जैसे मेरा हाथ है, हाथ का एक परत ये है और दूसरा परत ये है। मेरे नाक का एक परत ये है, दूसरा परत इसके अंदर का है। आँख का एक परत ये है, दूसरा परत इसके अंदर का है। मांसपेशियों का एक पर है तो एक उसके नीचे अगर हम इसको चीर करके देखें तो यानी 2 अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच की जो मोटाई है की एक लेयर होती है। बहुत से साथी इसमें रवि कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा जी, डॉक्टर प्रकाश शिंदे जी, आप सब लाइन पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्किन यानी कुटेनियस को हम बाहरी, चूँकि आज हम स्किन डिजीज़ की बात कर रहे हैं, सब डिजीज़ जो इलेक्ट्रो नाम से सब डिजीज़ मैं उनको कहता हूँ। स्किन के डर्मिस को देखने के पहले हमको एपिडर्मिस और डर्मिस में 2 भागों में त्वचा को डिवाइड करना पड़ेगा। हमारी जो एपिडर्मिस होती है वो 4 भागों में फिर बटी होती है, जिसे हम सबस्ट्रेटम कॉर्निया कहते हैं, जो वातावरण के संपर्क में रहती है। हमारे बॉडी का जितना का बाहर से दिखाई पड़ने वाला रूप है, ये सब स्ट्रेटम माना जाता है। और दूसरा है नीचे की लेयर जिसे हम स्ट्रेटम लूसिडियम कहते हैं, उसके नीचे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा कहते हैं, और अंतिम चौथी परत होती है स्ट्रेटम माइकोसोडा, जिसमें मेलानिन की सेल्स पाई जाती हैं, पिगमेंट लेयर भी कहते हैं। यानी हमारे इस बीच में एक फ़ोन आ गया था तो थोड़ा सा मैं आपसे बाधित हुआ। तो एपिडर्मिस पार्ट बटी होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा और स्ट्रेटम
रीटा माइकोसा, और उसके नीचे मिलेनियम की कोशिकाएं पाई जाती है जो शरीर के रंग का निर्धारण करती है। हम जब इसके अंदर चलते हैं तो फिर हमारी आती है डर्मिस, और डर्मिस में हमारे जो ब्लड रेटिकुलर का जो जाल होता है और प्लस टैक्टिल कार्पोरा का एक अंतिम लेयर होती है जो जाकर के हमारी के इस से टच करती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि स्किन की जो मोटाई होती है वो कुल मिलाकर के 6 परतों में बटी होती है। हमारे ऊपरी पार्ट में हेयर्स निकल आते हैं और इनर के पार्ट में कुछ हेयर होते हैं जो जिन्हें हम हेयर नहीं कहते, वो सब स्ट्रेटम टाइप के होते हैं, उनका बेसमेंट ऑफ स्किन माना जाता है। इसके अलावा हमारे स्किन में कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे सेबेसियस ग्लैंड है, मीनस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, और ये सभी ग्लैंड हमारे बॉडी के बाहरी वातावरण से स्किन एक सुरक्षा बनता है। सेबेसियस ग्लैंड में एक विशेष प्रकार का आयल होता है जो हमारे स्किन को, पूरे शरीर को तैलीय आवरण में यानी कायम रखने का काम करता है। सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं, ये हमारे सेरुसिनम हमारे कान के अंदर पाए जाते हैं, कान को नम बनाए के लिए। कान में भी स्किन इधर भी है और स्किन इधर भी है, स्किन अंदर भी है, तो उसको नम बनाए रखने के लिए, या ये कहें कि जो हमारा अंदर का ईयर ड्रम है उस पर चोट ना लगे, मैंने कान की संरचना बताई तो मैंने वहां इस ग्लैंड की पूरी व्याख्या की थी। और स्वेट ग्लैंड आपको पता है पसीने की ग्रंथियां हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार के अपद्रव्य में निकालती हैं, जबकि हम अपद्रव्यों को यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकाल पाते। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हम पसीने के माध्यम से इसको इवेपोरेट कर देते हैं, तो उसमें भी हमारे विभिन्न प्रकार के जो अपद्रव्य होते हैं द्वारा बाहर निकाले जाने चाहिए, वो अपद्रव्य हमारे पसीने से भी शरीर के। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि स्किन हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा बनाई गई एक बाउंड्री वॉल है जो बॉडी के विभिन्न आर्गन को बाहरी एटमॉस्फेयर से, बाहरी आक्रमण से, बाहरी बैक्टीरिया, वायरस से, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से हमारी सुरक्षा स्वतः पहले करता है। यानी बॉडी ये प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से ये पावर दे रखे हैं कि पहले वो बाहरी आक्रमण से स्वयं लड़ता है। गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर हाई होता है, उस टेम्परेचर के हाई होने पे हमारे शरीर से पसीना बाहर आता है, यानी पानी बाहर की ओर खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है, इस पर भी व्याख्या हो जानी चाहिए। जब हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, इससे अधिक टेम्परेचर होने पर जब के बाहर इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी का जो वाटर है, यानी कोशिका जो टिश्यू फ्लूइड में जो वाटर है वो बाहर बाष्पित होने लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो लेयर की जो छिद्र होती है स्किन की वो खुल जाती है और अंदर से अत्यधिक प्रेशर पड़ने के नाते लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जल के अणुओं का बहाव होने लगता है। उसी माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपद्रव्य भी हम, ऐसी दशा में हम ये देखते हैं कि हमारे स्किन में जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर इस समय बीच में रविकांत द्विवेदी जी भी हैं और प्रकाश शिंदे जी, आप सबका नमस्कार। आप सब इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। तो स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर। अब स्किन से संबंधित रोग बहुत, किसी एक रोग पर चर्चा करने के बजाय अगर मैं ये कहूं कि स्किन रोगों का या रोगों को पनपाने का एक भंडार है, जब हम बाहरी वातावरण से लड़ते हैं तो हमारे स्किन पे ही इसका असर पड़ता है, और स्किन पर जो असर पड़ता है वो विभिन्न रोगों के रूप में दिखाई पड़ता है। शरीर पर दाने निकल आना, एक्जिमा हो जाना। नेटवर्क की प्रॉब्लम के नाते मुझे बार बार रुकना पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता हूँ और वहीं से शुरू होता हूँ जहाँ से आपसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो अगर हम ये देखें कि स्किन डिजीज में एक ईचिंग है, इरप्शन है, स्कैबीज है, प्रिकली हर्ट है, अर्टिकेरिया है, फोरेसिस है,
एक्नी है, यानी जो आपके जिसको कहते हैं कि क्या निकल आना, मुहासे निकल आना, क्लोज सेमा है, रिंगवॉर्म है, एक्जिमा है, हर्पीज जोस्टर है, एलोपीशिया है। एलोपीशिया में आपको पता है कि सर के बाल चाहे जितने घने हों, लेकिन बीच के किसी पार्ट में बहुत से लोगों को देखा होगा कि आगे घने बाल हैं और बीच में से कुछ बाल ऐसे गिर जाते हैं। ये सब अब चर्चा करते हैं कि इतने प्रकार के रोग स्किन पर क्यों होते हैं। स्किन पर रोग होने के दो प्रमुख कारण है, एक तो प्रोटोजोन का हमारे शरीर पर आक्रमण करना और दूसरा है फंगस इन्फेक्शन। फंगस इन्फेक्शन हमेशा नम और गीले स्थानों पर होता है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा, जैसे आपके जांघों के आसपास है, आपके टेस्टिकल्स के आसपास, स्कॉर्टियल सैक के दोनों साइड में, जांघों के बीच में, जहां पर पसीना ज्यादा होता है और हवा कम लगती है और वहां पर मॉइस्चर हमेशा बना रहता है, तो फंगस के वहां पनप जाने के कारण होते हैं। अब वो फंगस वहां आते कहां से हैं? आपके तौलिए के द्वारा। आपका तौलिया फंगस इन्फेक्शन से प्रभावित है, या आपका अंडरवियर ठीक से साफ। आमतौर से फंगस हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जब आपके कपड़े गर्म पानी में धुल करके और उसको अच्छे धूप में सुखाया जाता है, तो ऐसी दशा में फंगस इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभार बरसात के दिनों में लगातार धूप नहीं निकलती है, आपके शरीर का गीलापन बना रह जाता है, बरसात में आप भीग जाते हैं या स्नान करते हैं तो आपके कपड़े उतने सूखे नहीं होते हैं, अध अध सूखे कपड़े आप पहन लेते हैं, तो वो जा करके आपके फंगस इन्फेक्शन आपके बॉडी में दे देता है और उससे विभिन्न प्रकार के हमारे रोग शरीर में पनपते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रोग है आपका रिंगवॉर्म और एक्जिमा। रिंगवॉर्म में छोटे छोटे दाने पहले दिखाई पड़ते हैं, बाद में उनमें पानी निकलता है, फिर सफेद और वो फिर एक लेयर चारों ओर सफेद पपड़ी निकलती रहती है, फिर वो लेयर चारों ओर से भरती रहती है और इसीलिए उसको रिंग वॉर्म कहा जाता है। खुजली इसमें ज्यादा होती है, जलन होती है। इसी का उल्टा रूप जब आपका रिंग वॉर्म कुछ लंबाई में फैलने लगता है, उसमें पानी ज्यादा निकलने लगता है और पानी का पस के रूप में फैलने लगता है, फिर चमड़ियां आपकी कठोर होने लगती हैं, उनमें धारीदार लाइनें बनने लगती हैं, मोटी परत दिखाई पड़ने लगती है, तो वो हमारा एक्जिमा हो जाता है। और से पानी निकलना बंद हो जाता है, खुजलाहट बनी रहती, तो वो ड्राई एक्जिमा के रूप में ले लेता है। इसी तरीके से आपके बॉडी पर स्कैबीज है, छोटी छोटी खुजलियां जिसको आप कहते हैं, छोटे छोटे दाने निकले, पहले बिना लालिमा आई, लालिमा के बाद छोटे छोटे को खुजलाते खुजलाते वो लाल हो गया, लाल उसकी लाइन बढ़ती चली गई। इसी तरीके से आपके हर्पीज हैं, जिनमें पानी भरे हुए फफोले आपके शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के आंखों में आपका इन्फेक्शन हो जाए तो आंखों के इन्फेक्शन भी, आई के ऊपर पार्ट में आपको खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, नाक के आसपास इरिटेशन हो सकता है, आपके कान के आसपास हो सकता है, यहाँ भी दाग छोटे सकते हैं। एक और है आपका अत्यधिक गर्मी के नाते पसीने के साथ स्वेट ग्लैंड का बंद हो जाने से छोटे छोटे दाने और फुंसियां निकल आती है, जिसे आप अधौरी कहते हैं। तो ये तमाम ऐसे रोग हैं जो स्किन से संबंधित डिजीज माने जाते हैं, और स्किन डिजीज पर आपको इलेक्ट्रोहोपैथी के पेशेंट को सबसे पहले सीएनएस की दवा अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्किन डिजीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है जिससे आदमी मानसिक रोगी हो जाता है। उसे दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, अकौता, हर्पीज, एलोपेशिया, अब अच्छा शरीर में दिखाई पड़ रहा और बीच में बाल फंगस इन्फेक्शन के नाते गिर गया तो उसका दिमाग तनाव में रहता है। यानी वैसे तो मैंने आपको बताया कि हर रोगी को सीएनएस देना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष ऐसे रोग हैं जिन पर हम सीएनएस की प्रॉपर दवा को दे करके रोगी के मानसिक संतुलन को या उसके सेडेटिव पार्ट से हम उसको शांत करते हैं। तो यानी सीएनएस की दवा आपको कंपलसरी देनी है स्किन डिजीज में। उसके बाद अब यहाँ पे ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जो स्किन डिजीज है, हम उसको दूर करने के लिए अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को तेज करें या डाइजेस्टिव सिस्टम को। बड़ी अजीब सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए, स्किन डिजीज 1+2+3, ये जो हमारा फार्मूला है, L2, L3 और CNS के 6 दवाइयां, यानी 6, 3, 9 और 3, 12। आपको 12 मेडिसिन प्रॉपर देने
और इसके बाद एक स्किन मेडिसिन आपकी S3 और C3, ये 2 मेडिसिन आपको और मिलानी पड़ेगी। यानी 3 मेडिसिन आपने बनाया, CNS का, L2 का और L3 का। अब चाहे आप L2 में आप स्किन की S3 और C3 मिला दीजिए, या चाहे आप CNS में मिला दीजिए, या अगर आप एक 100 ml में आप सबको डाल सकते हैं। हमारे कई साथियों ने मुझसे इस पर सवाल किया कि सर जब आप CNS में हैं और उसमें भी L1A3 है, और जब आप L2 मिलाते हैं उसमें भी L1A3, L3 आप बताते हैं उसमें भी L1A3 है, तो क्या L1A3 को एक जगह कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कारण, हम जब L3 को देते हैं तो उसमें L3 का कंपाउंड मिक्सचर होता है, और उस दवा का नाम हम L3 देते हैं। L2 में हम H1A3 L1 देते हैं, वो भी एक कंपाउंड मेडिसिन बन जाता है। CNS में हम 6 मेडिसिन देते हैं, S5C, L1A3 या F1, ये मेडिसिन भी एक कंपाउंड मेडिसिन। तो जब हम कंपाउंड मेडिसिन किसी पेशेंट में, कंपाउंड मेडिसिन के हम 5-5 ड्रॉप दे रहे हैं, जैसे CNS का हमको कितना देना है? 5 ड्रॉप, L2 का देना है 5 ड्रॉप, और L3 का देना है 5। जब हम 5 ड्रॉप CNS का देंगे और CNS में 6 दवाइयां मिली हैं, तो आप हैं कि 5/6 का अंश जाएगा उस दवा में, तो उसमें L1 और A3 का, ये भी आप सोच सकते हैं। इसी तरीके से L2 और L3 में 3-3 दवाएं हैं, तो जब आप उसके 5-5 बूंद देंगे तो 5/3 का रेशियो पड़ेगा। ऐसी दशा में उन वो L1A3 तीनों में मिले हैं, लेकिन आप उसको कम नहीं करेंगे, बल्कि आप पेशेंट की दवा जब आप 100 ml बना के देंगे, तो ये जो मैंने 5-5 ड्रॉप बताया, ये आमतौर से 15 वर्ष तक के बच्चे के लिए है, यानी 0 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे के लिए है, जिसमें आप 5 का, L2 का और L3 का मिलाएंगे। उसी में आप 10-10 ड्रॉप S3 और C3 मिला देंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि रोगी बहुत ज़्यादा ईचिंग से परेशान होता है, उसको तुरंत लाभ देने के लिए हमको ये कोशिश कर हम WE भी मिला दें, जिससे उसके बॉडी में ईचिंग प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए। अगर रोगी को जलन ज़्यादा हो रही है तो WE गॉज में थोड़ा सा भिगो करके उसके ऊपर से थोड़ा सा उसमें S5 और C3 और S3 और W के साथ कॉटन में भिगो कर उसको राहत मिलेगी। लेकिन ऊपर से लगाने के बजाय अगर आप खाने की मेडिसिन उसको दिन में 4 से 5 बार खिलाते हैं, 3-3 घंटे पर लगातार 5-6 दिन तक खिला देते हैं, तो स्किन डिजीज से वो फुर्सत। स्किन डिजीज में टाइप कोई भी हो, जितने रोग मैंने सब रोगों की चर्चा मैंने किया, लेकिन दवा स्किन डिजीज में सबकी एक ही होगी जो मैंने आपको बताया। समझता हूं कि स्किन डिजीज पर एक शॉर्ट क्लास जो मैंने आपका लिया, बहुत ही संक्षिप्त क्लास, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, आप इस पर प्रयोग कीजिए। त्वचा संबंधी रोगों पर अपने जो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। हमारे कई साथियों ने अच्छे सवाल पूछे हैं, लेकिन वो सवाल घर पर हैं, तो मैं अगले क्लास में उन सवालों पर आपसे चर्चा करूंगा। सवाल बहुत ही अच्छे हैं और उनका जवाब भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सवाल हैं तो उन पर चर्चा भी होनी चाहिए। अभी हमारे 2 साथियों ने हमको फोन, एक उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उसको प्रिस्क्राइब दवा किया था, उनको बहुत लाभ हुआ है। रोगी के परिवार वालों ने डॉक्टर को बधाई दी और डॉक्टर साहब ने मुझको बधाई दी है। ये बधाई मुझे नहीं है, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक को है, जहां पर हम अगर अपने दिमाग से सोच समझ के काम करते हैं तो रूप से रोगी को सफलता मिलती है। एक चर्चा जरूर यहाँ पर चलते चलाते जरूर कर दूं। हमारे एक अच्छे साथी डॉक्टर मनोज मिश्रा बरेली से हैं, उन्होंने हमको लिखा कि सर मैं पहले T3 से प्रैक्टिस करता था और मैं बहुत हताश और निराश हो गया, फिर मैं पेटेंट मेडिसिन यानी कंपाउंड मेडिसिन, जिसको पेटेंट मेडिसिन लोग पुकारते हैं, मैंने उससे मुझे आशातीत सफलता मिल रही है।
मैंने उनको बधाई दिया कि आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन मैंने उनको सलाह भी दिया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आपको एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है तो आपको अपने मूल औषधियों से लड़ना होगा। मूल औषधियों से रोगी की शिकायतों के अनुसार उसकी दवा को तलाशना होगा। तुक्का है। तुक्का का मतलब ये है कि उस कंपाउंड मेडिसिन में को ये गारंटी मेडिसिन बनाने वाले नहीं दे सकते कि उन्होंने इस दवा को किस टेम्परेचर, किस एटमॉस्फेयर में और किस परसेंटेज में विभिन्न प्रकार की औषधियों का मिलान किया है। दूसरी चीज, अगर उन्होंने रोग के नाम से विभिन्न आप तक पहुंचाए हैं तो वो इलेक्ट्रोपैथी ही है, इस बात की गारंटी सिर्फ लिखे होने से नहीं पता चलती। क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता नहीं मिली तो उनके पेटेंट मेडिसिन को मान्यता कैसे मिलेगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ फार्मूले, सटीक फार्मूले ऐसे हैं जहां पर रोगियों को आप लाभ दे सकते हैं, लेकिन वो दवा कब बनी है, कहाँ चल के आपके पास आई, वो दवा कब बनी है, कहाँ से चली है, कितने दिन आपकी डिस्पेंसरी पे है और रोगी को देने के बाद रोगी के क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, दवा की जो है एक तरीके की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ऐसी दशा में कंपाउंड मेडिसिन, मैं आपसे जरूर ये अनुरोध करूंगा डॉक्टर मनोज या अन्य साथियों से कि कम आपके पास जब 38 औषधियां हैं और आपको रोगी की शिकायत पर अगर औषधियों को खोजने का तरीका आ गया है तो आप उन्हीं से कंपाउंड मेडिसिन रोगी को फ्रेश वाटर में दीजिए ना। फ्रेश वाटर से देने पे अब आप ये कहते हैं रोगी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है शीशियां देख करके, यानी उस पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि रोगी को सहायक औषधियां दीजिए, लेकिन आप अपनी मूल औषधियों से भटकिए नहीं। अगर आप मूल औषधियों से भटक गए तो आप इलेक्ट्रोपैथी भटक गए, ये तो गारंटी है। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा रोगी आ गया जिसकी औषधि आपके उस पेटेंट के भंडार में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? फिर आपको अपनी मूल औषधियों में तलाशना पड़ेगा, और चूंकि आप मूल औषधियों से अपने टच को दूर कर लेंगे तो उस समय आपको और प्रॉब्लम होगी। इस नाते कृपया मेरा सभी चिकित्सकों से अनुरोध है, मैंने आपको आज अंगवार ऑर्गन वाइज मेडिसिन के टेबल चार्ट दे दिए हैं। कल मैंने आपको अपना ये 1+2+3 वाला फार्मूला चार्ट दे दिया है। हालांकि उस चार्ट पर एक सज्जन डॉक्टर तुलाराम जी बहुत अलफ थे कि मैंने रिस्पिरेटरी सिस्टम को ला करके डाइजेस्टिव सिस्टम में फिट कर दिया। अब मैं उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मैं वहाँ पे सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दिखाई है। मैंने तो वो डायग्नोसिस सिस्टम बताया है कि बॉडी को मैंने 3 डायग्नोसिस सिस्टम में डिवाइड कर दिया है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम चूंकि मूल सिस्टम फिजियोलॉजी भी कहती है, और मैंने एमएससी कर रखा है, मुझे फिजियोलॉजी या एनाटॉमी बताने की आवश्यकता डॉक्टर तुलाराम को नहीं है। रिस्पिरेटरी सिस्टम आपके मेन सिस्टम में नहीं, रिस्पिरेटरी सिस्टम एक एक्सेसरी अंग है जो लंग्स की सारे कार्य प्रणालियों को आगे ले जाकर के बता करके रिस्पिरेशन के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके बताता है। हमने बॉडी को सिस्टम में माना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सीएनएस सिस्टम, तीन ही सिस्टम में बॉडी को डिवाइड। लंग्स को हमने दोनों सिस्टम में रखा है, लीवर को हमने दोनों सिस्टम में रखा है। यानी एक सिस्टम एनर्जी इनपुट सिस्टम है और एक सिस्टम हमारा वेस्ट मटेरियल आउटपुट सिस्टम है, और तीसरा हमारा है दोनों सिस्टम पे कंट्रोल करने वाला सीएनएस सिस्टम। तो इस चार्ट पर विभिन्न प्रकार के लोगों के आए, चूंकि ठीक वैसे ही मेरे जिंदा रहते, और अगर ये 10 साल या 5 साल बाद सवाल होते तो लोग इस पर तमाम टीका टिप्पणियां करते। आज तो मैं अभी आपको समझाने लायक हूं कि मैंने ये चार्ट किस आधार पर बनाया है, क्यों बनाया है। उस चार्ट में कंफ्यूज ना हो, वहां पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कोई बेस नहीं लिया गया है, ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। उस चार्ट को सिस्टम के आधार पर, 3 सिस्टम के आधार पर डिवाइड करके बनाया गया। सिर्फ इतनी सी बात मैं समझाना चाहता हूँ। तो लगातार मैं आपके बीच में बना हूँ, क्योंकि जो हो रहा था यूट्यूब के हमारे साथी ने हमको सूचना दिया कि उनके